आज हम शुरू करते हैं उनको प्रणाम। इसके कवि कौन हैं? नागार्जुन। नागार्जुन हिंदी साहित्य में घुमक्कड़ी कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं और आधुनिक कविता में निराला के बाद यदि किसी कवि का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है तो वो कौन है? नागार्जुन है। नागार्जुन मैथिली में भी लिखते रहे, बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, श्रीलंका में रहे, इमरजेंसी के दौरान जेल में रहे और उसके बाद प्रगतिशील और जनवादी विचारधारा से वो जुड़े रहे और लगातार उन उपेक्षित और दलित मजदूरों की कहानी और कथाओं को क्या किया इन्होंने? अपने साहित्य का आधार बनाया। इस कविता में भी, इस कविता की संवेदना भी वही है कि जो विजेता है उसका सम्मान तो दुनिया करती है, लेकिन जो हार गया है, लेकिन जिसने पूरी शिद्दत के साथ काम किया है, पूरी निष्ठा के साथ काम किया है, पूरी मेहनत और लगन के साथ उसने क्या किया है? अपने कार्य में वो लगा रहा है। बेशक उसको मनोवांछित परिणाम नहीं मिल पाया, दुनिया की नज़र में बेशक वो असफल है, लेकिन कवि ये कह रहा है कि मेरी नज़र में वो क्या है? सफल है। मैं उसको सलूट करता हूँ, उसके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। तो नागार्जुन हिंदी के बहुत ही सम्मानित कवि हैं, जो व्यक्ति क्या कर रहे हैं? इस संसार को खूबसूरत बना रहे हैं, इस संसार को क्या कर रहे हैं? निर्मित कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का सम्मान जो है वो कौन करते रहे? नागार्जुन करते रहे। कई उपन्यासों में और कई कविताओं में उपेक्षित व्यक्तियों की कहानी है। ठीक, तो शुरू करते हैं हम। जो नहीं हो उसके पूर्ण काम, मैं उनको करता प्रणाम। जो कार्य पूरे नहीं हुए है ना, मैं उनको क्या करता हूँ? उनके सामने सर झुकाता हूँ कि कार्य पूरे करने की इच्छा और आकांक्षा तो उस व्यक्ति की थी, लेकिन न जाने किन परिस्थितियों के कारण, किन मजबूरियों के कारण उनके वो कार्य संपन्न नहीं हो पाए। मैं ऐसे व्यक्तियों का क्या करता हूँ? सम्मान करता हूँ। मैं ऐसे व्यक्तियों की क्या करता हूँ? एक प्रकार से प्रशंसा करता हूँ। कुछ कुंठितों, कुछ लक्ष्य भ्रष्ट, जिनके अभिमंत्रित तीर हुए, रण की समाप्ति से पहले ही जो वीर रिक्त तुणीर हुए, उनको प्रणाम। अब देखिए क्या कहने लगा कवि, आपको क्या स्थिति बता रहा है कि कुछ कुंठित, कुंठा क्या होती है? ऐसी इच्छा जो पूरी ना हो पाए, वो क्या बन जाती है? कुंठा बन जाती है ना? क्या बन जाती है? और ये पता नहीं कितनी कुंठा, हर व्यक्ति के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की कुंठाएं हैं। हमारा जो चेतन और अवचेतन है ना, खास करके अवचेतन, अवचेतन जो मन के दो हिस्से बताते हैं ना, एक चेतन का स्तर है और दूसरा कौन सा है? अवचेतन का। उस अवचेतन में न जाने कितनी प्रकार की ऐसी बातें रहती हैं। जब आप छोटे, कुंठाएं जब छोटे होते हैं तो ज़्यादा बनती हैं, बड़े में तो इतनी नहीं बनती, क्योंकि धीरे धीरे ये दुनिया जो उसको समझ में आनी शुरू हो जाती है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती है और चीज़ों को हम समझना शुरू करते हैं, तब जा कर के क्या होती है? इनसे मुक्ति हो सकती है या कुंठाओं का बनना बंद हो सकता है। यहाँ तक कि आप देखिए, बहुत बार कुंठाएं ये हो जाती है कि मैं स्त्री क्यों हूँ और मैं पुरुष क्यों हूँ, इसी में कुंठा नहीं। परिवार में जिस प्रकार का ट्रीटमेंट हमें मिलता है, जिस प्रकार का व्यवहार हम सबके साथ होता है, वहाँ कुंठाएं बन जाती है। बच्चों में हो जाता है, एक माँ बाप के बच्चों में ये हो जाता है कि उनको लगता है कि शायद माँ बाप इसको तो ज़्यादा प्यार करते हैं और मुझको कम करते हैं। नहीं तो बहुत लंबा चौड़ा जो है ये क्षेत्र है ना। तो कुंठित से अभिप्राय क्या हुआ? पूरा ना होना, है ना।
यौवन कुंठा से अभिप्राय, कुछ लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य से चूक जाना, है ना। जिनके अभिमंत्रित तीर हुए, अभिमंत्रित मंत्र मारे हुए, सिद्ध किए हुए तीर की युद्ध भूमि में जो तीर दुश्मनों के ऊपर छोड़े थे वो क्या हो गए, लक्ष्य भ्रष्ट हो गए, वो लक्ष्य पर जाकर के लगे नहीं, है ना। रण की समाप्ति से पहले ही जो वीर रिक्त तुणीर हुए, युद्ध भूमि में जो वीर रिक्त तुणीर हुए, रिक्त मैंने खाली, तुणीर मैंने जिसके अंदर क्या डालते हैं, बाण डालते हैं, जो कमर पर बंधा रहता है ना, कि उन योद्धाओं के पास क्या खत्म हो गए, धनुष पर चढ़ाने वाले बाण खत्म हो गए, लेकिन उनके जज्बे की कोई कमी नहीं थी। वे अपने दुश्मन को धराशायी करना चाहते थे, उनको पराजित करना चाहते थे, लेकिन क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास अस्त्र शस्त्र नहीं रहे थे, वो अस्त्र शस्त्र से रिक्त हो गए थे। उनकी इच्छा थी कि मैं क्या करूं, पूरी निष्ठा के साथ, पूरे मन के साथ अपने दुश्मन को पराजित कर दूं, लेकिन वो पराजित कर नहीं पाए, बल्कि युद्ध भूमि में ही क्या हो गए, वो ढेर हो गए, वो जीत नहीं पाए, वो दुनिया की नज़र में असफल हो गए। लेकिन कवि कह रहा है कि मैं उनको क्या करता हूँ, सलाम करता हूँ, उनको सलूट करता हूँ, उनके हौसले की, उनके जज्बे की मैं क्या करता हूँ, दाद देता हूँ। क्यों दाद देता हूँ, क्योंकि वो पूरे मन के साथ और पूरी इच्छा के साथ और पूरी शक्ति के साथ और पूरे रण कौशल के साथ वो युद्ध भूमि में लड़े हैं। ठीक है, स्पष्ट हो गया, इस बात को समझ पाए। यदि आप समझ पाए तो इसी संवेदना पर ही सारे उतरने करने को उददी पार, मन की मन में ही रही, स्वयं हो गए उसी में निराकार, उनको प्रणाम। अब देखो, एक छोटी सी नैया लेकर, छोटी सी नौका लेकर उतरने करने को उददी, समुद्र पार मैंने पार, क्या इच्छा थी, समुद्र को पार करने की इच्छा थी, समुद्र को लांघने की इच्छा थी। और समान क्या था, छोटी सी नौका, कि छोटी सी नौका और हिंद महासागर, है ना, और उस महासागर में आने वाले ज्वार बाटा, समुद्री तूफान, पता नहीं क्या क्या नहीं। अब देखो, मन की मन में ही रही, मन की मन में रह जाना, इच्छाओं का पूरा ना हो, स्वयं हो गए उसी में निराकार, स्वयं क्या हो गए, उसी में विलीन, उनको प्रणाम। ठीक, कि जो समुद्र को पार करना चाहते थे, लेकिन समुद्र को पार करने के लिए जो उनके पास सामान था वो क्या था, वो पर्याप्त नहीं था। ठीक, और समुद्र पार करने की इच्छा उनकी पूरी नहीं हुई, बल्कि उसी में ही क्या हो गए, वो विलीन हो गए, उसी में ही उन्होंने जल समाधि ले ली, उसी में ही वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। मैं उनको क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ठीक है ना, कि उनका जो हौसला था, उनका जो जज्बा था, वो क्या था, उस समुद्र से बड़ा था। ठीक है ना, हालांकि समुद्र में क्या है, बहुत अकूत शक्ति है, बहुत विशाल है, अथाह पानी का भंडार है, लेकिन मनुष्य की इच्छा और मनुष्य की जो शक्ति है वो उससे भी ज़्यादा है, उससे भी बड़ी है। और कवि क्या कर रहा है, उसी शक्ति का, उसी इच्छा का क्या कर रहा है, सम्मान कर रहा है। देखिए, मानवीय इतिहास में जब मनुष्य ने धीरे धीरे प्रकृति को बदलना शुरू किया, एक दिन में विजय प्राप्त नहीं की। किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए न जाने कितने लोगों ने क्या किया है, अपनी कुर्बानी दी है, अपनी आहुति दी है, तब जा कर के क्या हुआ है,
ये दुनिया इतनी खूबसूरत बनी है। अब आप देखिए मनुष्य कितने दिनों से आकाश में जा रहा है। देखिए 1956-57 में रसिया गया था, वहाँ से चल रही है उड़ान। उससे भी पहले कल्पना आई होगी, भी आकाश में जाने की इच्छा पैदा हुई होगी मनुष्य की। से लेकर के 2023 आ गया। आपको ध्यान होगा जो कल्पना चावला है और उसके कई साथी जब आकाश में गए और आकाश से वापस वो धरती पर लौटने लगे तो क्या हो गया था? उनका विमान क्रैश हो गया था, जल करके टुकड़े टुकड़े हो गया था और सारे वो यात्री क्या हो गए थे? मर गए थे, सारे वो वैज्ञानिक। ऐसे न जाने कितने हादसे हो चुके हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने खबर दी थी कि आकाश को चीरने की हमारी आकांक्षा और इच्छा जो है वो लगातार जारी रहेगी। हमारे अभियान रुकने वाले नहीं हैं। जब भी मनुष्य आकाश में जाता है, ठीक, किसी दूसरे ग्रह पर जाने की सोचता है या आकाश में कुछ दिन वो व्यतीत करने की सोचता है, तो आप ये मान करके चलिए कि वहाँ पर ज़िंदगी के हादसे होने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन फिर भी ये मनुष्य की जो इच्छा और आकांक्षा है जो बहुत बड़ी चीज़ है। और एक दिन क्या करता है, वो कुर्बानियाँ देता है देता है देता है, एक दिन वहाँ पहुँचने में सफल हो जाता है। नहीं तो कोई भी नई चीज़ जो मनुष्य करता है उसके लिए क्या करना पड़ता है? बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है नई चीज़ को अपनी ज़िंदगी में उतारने के लिए। लेकिन धीरे 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 क्या करता है मनुष्य? उस पर महारत हासिल कर लेता है। चाहे उसने हवाई जहाज़ बनाया हो, वो एक दिन में थोड़े बन गया, एक दिन में नहीं बना वो, ठीक है। कितनी बार कोई उड़ा होगा, नीचे गिरा होगा, उड़ा होगा, नीचे गिरा होगा, है ना। और गिरते 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 एक दिन क्या हो गया, उसने उस पर महारत हासिल कर ली। तो महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण क्या है? क्या कवि क्या महत्वपूर्ण आपको बात बता रहा है? मनुष्य की इच्छा, मनुष्य की आकांक्षा, मनुष्य की मेहनत करने का गुण, उसका जज्बा, ठीक है ना। चाहे ये परिस्थितियाँ कितनी बार तोड़ दे लेकिन फिर वो खड़ा हो जाता है, ठीक है ना। उसका खड़ा होने का अभिप्राय क्या है? वहाँ से सबक लेकर के अन्य लोग क्या करते हैं? उससे प्रेरणा लेते हैं। कल्पना चावला तो चली गई, लेकिन पता नहीं कितनी कल्पना चावलाएं पैदा हो गई, पता नहीं कितने लोगों को उनसे प्रेरणा मिल रही है। वो महत्वपूर्ण है। नहीं तो दो चीज़ें हैं, एक प्रकृति है, एक मनुष्य है। आप देखिए बहुत सीधा मैं आपको बता दूं, है ना। जो कुछ आपसे बाहर हो आपको प्रकृति दिखाई दे रही है, और मनुष्य क्या करता है? इस प्रकृति में अपनी प्रयोगशाला है, ये प्रकृति उसकी प्रयोगशाला है, प्रयोग करता है लगातार, है ना। और प्रयोग करने के बाद क्या करता है? जब उसको ठोस परिणाम मिल जाते हैं, उसका फिर क्या करता है? अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल करता है ना। कि प्राकृतिक शक्तियों के रहस्य को जान करके वो क्या करता है? उसका मनुष्यता के हित में इस्तेमाल करता है। अब आप देखिए कि सूर्य है, यहाँ तो अपने को चलता हुआ दिखाई पड़ता है ना। भाई सूर्य चलता है, सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है ना। लेकिन विज्ञान क्या कहता है? सूर्य नहीं चलता भाई, पृथ्वी घूमती है। नहीं तो जो पृथ्वी का घूमना है ये क्या है? सिद्धांत है, इसकी खोज कर लिया मनुष्य ने। गुरुत्वाकर्षण बल है कि हर वस्तु क्या करती है? एक सीमा के बाद जब उसकी परिधि में आ जाती है तो उसकी ओर आती ही चली जाती है। जैसे जो प्रज्ञान है अपना चंद्रमा पे गया, जब उसने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को तोड़ दिया, उसके बाद
चंद्रमा की ओर जाने की ओर तो उसको बहुत कम शक्ति लगानी पड़ती है, क्योंकि चंद्रमा की शक्ति उसको खींच रही है अपनी ओर। समझ गए ना? तो इस तरह से मनुष्य इन शक्तियों को प्राप्त करता है, इन शक्तियों को जानता है, जानने की कोशिश करता है। जब उसको परिणाम मिल जाते हैं, फिर वो क्या करता है, इसका अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए इनका क्या करता है, वो इस्तेमाल करता है। तो ये प्रकृति और मनुष्य की जो कहानी है वो चल रही है। और ये शक्ति केवल और केवल मनुष्यों के पास है, पशु पक्षियों के पास तो शक्ति है नहीं, है ना? वो तो लाखों वर्ष पहले जैसे जीवन जी रहे थे वैसे आज जी रहे। शेर जो है वो 1000 साल पहले या 2000 साल पहले भी क्या कर रहा था, हिरण को खा रहा था, आज भी खा रहा है। उसकी जीवन शैली में तो कोई तब्दीली नहीं। लेकिन मनुष्य ने पता नहीं कितने प्रकार के भोजन बना लिए, और इच्छा के अनुरूप कभी वो मांसाहारी बन जाता है, कभी वो शाकाहारी बन जाता है, कभी वो दोनों बन जाता है ना? अपने भोजन को क्या कर सकता है, वो तब्दील कर सकता है। पशु पक्षी अपने भोजन को तब्दील नहीं कर सकते, है ना? वो अपने अनुभवों को आने वाली पीढ़ियों को बता सकता है, पशु पक्षी नहीं बता सकते इतने ज़्यादा। उनकी चिंता क्या है, पशु पक्षियों की भोजन है, पेट तक है। मनुष्य पेट तक सीमित नहीं है, इस दिमाग है ना? वो इसकी भूख चाहता है, शांत हो। समझ गए कि वो पेट नहीं है उसके लिए। आप ड्राइंग बनाते हो, उसमें आप पेंटिंग करते हो, उसमें आपकी कौन सी पेट की भूख शांत होती है, बताओ जरा मुझे। ये जो 2 दिन आप गीत संगीत का आनंद लेते हैं, इसमें कौन सी आपकी पेट की भूख शांत हुई? लेकिन दिमाग की भूख नहीं। मनुष्य एक सौंदर्यशील प्राणी है, नहीं, वो कला प्रेमी है, ठीक है ना? वो सुंदरता को रचता है, समझ गए ना? तो इस तरह से तो हमेशा जो है प्रकृति और मनुष्य का जो द्वंद्व है, और इनके अंदर जो है एक सहयोग की भावना, ठीक है ना? यदि मनुष्य प्रकृति के साथ सहयोग करके क्या कर सकता है, उसका और रचनात्मक इस्तेमाल कर सकता है ना, समझ करके, प्राकृतिक शक्तियों को समझ करके, ठीक है ना? तो इस तरह से ये कर्मा जो है इस पृथ्वी पर न जाने कितने वर्षों से जो है वो चल रहा है, और आज जब हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसके पीछे कितने सारे जो व्यक्ति हैं, कितनी सारी संस्थाएं हैं, कितने सारे लोग हैं, उनका योगदान है, कितने दर्शन हैं, कितने अनुशासन हैं, आप उनको गिना ही नहीं सकते, इतनी बड़ी चीज़ें हैं। और एक एक व्यक्ति ने अपने अपने ढंग से क्या किया, इस दुनिया को बेहतर बनाने का, खूबसूरत बनाने का प्रयास किया, जिसको भी हम उदाहरण के रूप में अपनी कक्षाओं में या दूसरे व्यक्तियों के रूप में दूसरे व्यक्तियों के सामने उनको दोहराते हैं। जो उच्च शिखर की ओर बढ़े, रह रह नव नव उत्साह भरे, पर कुछ ने ले ली हिम समाधि, कुछ असफल ही नीचे उतरे, उनको प्रणाम। अब कहने लगा जो उच्च शिखर की ओर बढ़े, उच्च शिखर ऊंच चोटी की ओर, रह रह नव नव उत्साह भरे, नव नव नया नया उत्साह। एक कदम ऊपर जा रहा है तो उत्साह और ज़्यादा, एक कदम ऊपर गया तो और ज़्यादा, ठीक? क्या कह रहे हैं कि जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ना चाहते थे, जो माउंट एवरेस्ट पे जाना चाहते थे, है ना? ये उच्च शिखर उच्च चोटी है, लेकिन मैंने इस पे एक संदर्भ के लिए मैंने क्या बना दिया अब आपका, माउंट एवरेस्ट बना दिया, है ना? तो कविता के अंदर जो संकेत होते हैं उसको पकड़ करके उसके और विस्तार में जाना, ये संदर्भ का काम है। कि जिनके अंदर क्या इच्छा थी, जो माउंट एवरेस्ट को फतह करना चाहते थे और लगातार क्या कर रहे थे, ऊपर चढ़ रहे थे,
तो क्या आते हैं वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा दिक्कत पैदा करती है, बर्फ़ के तूफान चलते रहते हैं, उसमें फंस जाता है आदमी, फंस के मर भी जाता है, हिम समाधि। कुछ असफल ही नीचे उतरे और कुछ क्या हो गए, वापस लौट आए। क्यों लौट आए? मौसम खराब हो गया, है ना। अब कभी ये बता रहा है कि माउंट एवरेस्ट पे जो चढ़ जाता है, दुनिया क्या करती है, उसको पुरस्कार देती है, उसका सम्मान करती है, समाचार पत्रों में उसके किस्से और कहानियाँ छापी जाती हैं। लेकिन उन व्यक्तियों में भी किसी प्रकार की ना तो हिम्मत कम थी, ना जज्बा कम था। हाँ, उनकी यात्रा को किसने रोक लिया? या तो बर्फ़ के तूफानों ने रोक लिया, या फिर खराब मौसम होने के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। लेकिन उनकी हिम्मत क्या थी? माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा बड़ी थी, है ना। उनकी जो इच्छा थी वो क्या थी? माउंट एवरेस्ट पर झंडा लहराने की थी। लेकिन विपरीत परिस्थितियों ने क्या किया? उनकी इच्छाओं को तोड़ दिया। मैं उनका क्या करता हूँ? सम्मान करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, उनके सामने सर झुकाता हूँ। धीरे धीरे आप इस कविता की मूल संवेदना को संभवतः समझ रहे होंगे, आप उसको पकड़ गए होंगे कि कवि आपको क्या कहना चाहता है, कहाँ आपको लेकर के जाना चाहता है। कि दुनिया जो है किसका सम्मान करती है? विजयी व्यक्तियों का। और कवि किसका सम्मान करता है? जो किसी कारण हार गया है, लेकिन उसकी हिम्मत, उसका संघर्ष, उसकी मेहनत, उसका जुनून किसी भी मायने में उस व्यक्ति से कम नहीं है जो जीता हुआ है। ये पूरी कविता में कृत कृत नहीं जो हो पाए, प्रत्युत फांसी पर गए झूल, और कुछ ही दिन बीते फिर भी यह दुनिया जिनको गई भूल, उनको प्रणाम। कृत 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 धन्य धन्य नहीं जो हो पाए, यानी जिनके कामों की सराहना नहीं हुई। प्रत्युत फांसी पर गए झूल, किस पर झूल गए? फांसी पर झूल गए। कुछ ही दिन बीते फिर यह दुनिया जिनको गई भूल, और कुछ एक समय के बाद ये दुनिया क्या कर गई? उनको भूल गई, उनको प्रणाम। किसकी बात कवि कर रहा है? कवि बात कर रहा है स्वतंत्रता आंदोलन की। हमने अंग्रेजी साम्राज्य से लड़ना कब शुरू किया? पहला 1857 का है ना। 1857 से लेकर के 1947 तक आप देखिए कितने व्यक्तियों ने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ संघर्ष किया होगा और अपनी जान की बाजी लगाई होगी। जो 1857 में लड़े उन्होंने आज़ादी का सुख तो नहीं भोगा, क्या उन्हें भोगा? और हम कोई अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ लड़े नहीं जो आज़ादी का सुख जो है प्राप्त कर रहे हैं, नहीं। तो अपनी तो परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि उसके खिलाफ लड़ना है, क्योंकि अब यहाँ कोई अंग्रेजी शासन नहीं है ना। अब आप ये देखिए कि इतिहास के पन्नों में कितने व्यक्तियों के नाम दर्ज होंगे? 50 के, 100 के, 150 के, 200 के, 500 के, 1000 के, 2000 के, 4000 के, 5000 के, इतने हो सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं। और कितने लाखों व्यक्ति हैं जो शहीद हुए होंगे। एक बार अंग्रेज़ों ने 1857 के बाद एक रेलवे स्टेशन से जो गांव तक की सड़क थी, बिहार में गांव तक जा रही थी, लोगों को जो दोनों पेड़ खड़े थे फांसी पर टांग करके उस पर लटका दिया था, पेड़ों पर, ताकि लोगों में क्या हो जाए? दहशत फैल जाए, डर फैल जाए। हो सकता है उनका इतिहास के पन्नों में कहीं नाम भी ना हो, है ना। कि कोई भी जो सत्ता है वो क्या करती है? डर बिठाती है पब्लिक के अंदर। यदि डर जो है, मनुष्य यदि डर को जीत ले,
बाहर की दुनिया तो बड़ी जल्दी जीत लेता है, ये डर ही नहीं काबू में आता मनुष्य के। नहीं, जो गांधी जी है उनकी सबसे बड़ी देन क्या है? उसका पहली देन तो यही है कि वो ये कहते थे, उन्होंने भारतवासियों के दिलो दिमाग में से डर निकाल दिया और ये कहा कि तुम ये मानो भी तुम आज़ाद हो, बस गुलाम हो ही नहीं, है ना। एक और बात उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण कही थी, देखो आप, अंग्रेज भारतीयों को कैसे डराते थे? बंदूक से, क्योंकि बंदूक का आविष्कार हो चुका था, है ना। और ये जो अपना जलियांवाला बाग था, यहाँ तो देखा होगा आपने कितना नरसंहार जो बंदूक से हुआ हो। अब गांधी जी ने बंदूक को किस तरह से, मजाक कैसे उड़ाया बंदूक का, एक बार कि भारतीय अंग्रेजों की बंदूक को पता कैसे देखते हैं? संभवतः किसी पत्रकार को उसने कहा कि बंदूक को इस तरह से देखते हैं जैसे दिवाली पे पटाखे बजते हैं ना, बच्चे दिवाली पे पटाखे बजाते हैं, है ना, खुशी नहीं, बंदूक का कोई डर ही नहीं है। जैसे बच्चे दिवाली पे पटाखा बजाते तो पटाखे को डर ही नहीं है। तो ये काम गांधी जी ने किया कि उन्होंने धीरे 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 क्या किया, पब्लिक के दिलो दिमाग में से डर निकाल दिया। और जब डर निकल गया तो फिर तो पब्लिक को कोई रोक ही नहीं सकता। फिर अंग्रेजी सत्ता को भी समझ में आ गया कि अब तुम्हारे जो पांव हैं यहाँ पर जमने वाले नहीं। तो ये सबसे बड़ी देन थी। तो कवि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इतिहास के पन्नों में जिन्हें जगह नहीं मिल पाई, जिनको कहीं पर भी ना पुरस्कार मिला, ना कहीं कथा और कहानियों में जिनका जिक्र है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, उन्हीं व्यक्तियों को याद कर रहा हूँ, सलूट कर रहा हूँ। मेरे लिए वो व्यक्ति किसी भी प्रकार से किसी अन्य आंदोलनकारी से कम नहीं है, स्वतंत्रता प्रेमी से वो व्यक्ति कम नहीं है। मैं उसका सलाम करता हूँ, उसको मैं सलूट करता हूँ। इतिहास में और साहित्य में क्या फ़र्क है? देखिए आप, इतिहास में चंद व्यक्तियों का जिक्र आपको मिलेगा जो जीत गया या हार गया, राजे महाराजाओं की कहानी मिलेगी। और साहित्य में क्या मिलेगी? पब्लिक और जनता की कहानी मिलेगी। जो इतिहास से छूट जाता है वो साहित्य में जगह पा लेता है। और इसलिए साहित्य की जो गूंज है, साहित्य की जो आवाज़ है, वो ज़्यादा प्रामाणिक है। इतिहास झूठा भी हो सकता है ना। हो सकता है कोई एक सम्राट या एक राजा अपने समय में बहुत महत्वपूर्ण रहा हो और आने वाली पीढ़ियों में वो क्या हो जाए, एक विलियन बन जाए। देखो आप, औरंगजेब को तो कोई नहीं हरा पाया। हरा पाया क्या कोई? बहुत बड़ा राजा था, लेकिन अब क्या है औरंगजेब? एक विलियन के रूप में। नहीं, सारे वायसराय भारत में जो आए उनके आगे लोड लगा हुआ था, है ना, भगवान। अब तो उनका कोई सम्मान नहीं है। कोई सम्मान जरूरी नहीं है। मैं तुम्हें एक बता रहा हूं कि राजे महाराजे जो हैं एक समय में उनकी जय जयकार हो सकती है, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो सकते हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ियां जो मूल्यांकन करती हैं वो सही मूल्यांकन वो होता है नहीं। यदि हम ये कहें औरंगजेब और अकबर में अकबर से ज़्यादा शक्तिशाली राजा कौन है? औरंगजेब है। लेकिन सम्मान लोगों के दिलों में औरंगजेब की बजाय किसका है? अकबर का है ना। तो इसलिए सबसे जो प्रामाणिक आवाज़ होती है कहाँ पर होती है? वो साहित्य में होती है। इसलिए होती है क्योंकि साहित्य मनुष्यता के लिए रचा जाता है ना। वो भेद नहीं करता है, उसने कोई किसी का पुरस्कार नहीं लेना है। और साहित्य तो ज़्यादातर सत्ता के विपक्ष में ही लिखा जाता है। यहाँ तक कि साहित्य तो देश और काल को भी लांघ जाता है बहुत बार। ये देश और काल क्या है?
भारत की सरकार किसके लिए प्रतिबद्ध है? भारत की खास जो भौगोलिक परिधि है उसमें जो रहने वाले नागरिक हैं उनके प्रति वो जिम्मेवार है। उनके लिए वो कल्याणकारी योजनाएं बनाएगी, उनके सुधार के लिए विभिन्न प्रकार के वो कार्यक्रम चलाएगी, अपनी जनता को बेहतर और सुदृढ़ जो है वो क्या करेगी, एक यदि हम शिक्षा की दृष्टि से देखें तो शैक्षणिक माहौल प्रदान करेगी, उनकी स्वास्थ्य की चिंता करेगी, उनकी रोटी कपड़ा और मकान की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उस पर उसका जोर रहेगा। नहीं, ये हमारी सरकार के कार्य हैं। उसे कोई लेना नहीं है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, नहीं। लेकिन जो साहित्यकार हैं, जो संस्कृति कर्मी हैं, जो कला प्रेमी हैं, जब पाकिस्तान में भी निहत्थे लोग मारे जाते हैं, उनकी आवाज़, उनका दर्द, उनकी पीड़ा, उनकी चुभन, वो भी कथा और कहानियों की क्या बनती हैं, कथा और कहानियों में विस्तार पाती हैं। नहीं तो इस तरह से तो साहित्य जो है वो क्या होता है, वो देश काल की परिधि से बाहर चला जाता है, वो पूरी दुनिया को एक मान करके चलता है। अखिल मनुष्यता एक है, और जो एक प्रकार का देश या राष्ट्र राज्य हैं वो क्या करते हैं, उन्हीं जनता के प्रति ज़्यादा सरोकार या प्रतिबद्ध हैं जो उसके क्या हैं, नागरिक हैं, है ना। इस तरह से जिनकी सेवाएं अतुलनीय पर विज्ञापन से रहे दूर, प्रतिकूल परिस्थितियों ने जिनके कर दिए मनोरथ चूर चूर, उनको प्रणाम। और क्या कहने लगा कभी, जिनकी सेवाएं अतुलनीय, जिनकी सेवाएं अतुलनीय, तुलना से परे हैं, जिनकी सेवाओं का हम हर रोज़ क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। विज्ञापन से रहे दूर, विज्ञापन प्रचार प्रसार, लेकिन प्रचार प्रसार से बहुत दूर हैं। ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी सेवाओं का आप लगातार क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हैं। संभवतः बहुत बार हमारा ध्यान भी नहीं जाता। अब सोचिए, क्या इस कॉलेज को बनाने में हमारी कोई भूमिका हो सकती है? मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप यहाँ पढ़ रहे हैं, कोई भूमिका है हमारी? कोई भूमिका नहीं है। हो सकता है उस मज़दूर का बच्चा जिसने यहाँ पे ईंटें लगाई हो, वो तो यहाँ पढ़े भी ना कभी, इसकी पूरी पूरी संभावना है। जब आप बीमार होते हैं और ज़िंदगी में क्या है, ये मान करके चलिए कि 2-4 घड़ियाँ ही शेष हैं और हॉस्पिटल में जाना है, उस रिक्शा वाले की भूमिका क्या आपके जीवन में हो सकती है? अंदाज़ा लगाइएगा। ये कपड़े जो हम पहन करके आते हैं, एक सामान्य से दर्जी इनको बुनता है या सिलता है, उसकी कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है। पैसों से आप चीज़ें बना नहीं सकते। यदि आप ये कहें ना कि मेरे पास पैसे हैं, पैसे हैं आपके पास, सड़क नहीं बना सकते पैसे की आप, पैसे तो हैं। समझ गए? जो एक व्यक्ति खेतों में काम करता है, फसलें उगाता है, उसकी आपकी ज़िंदगी में कितनी बड़ी भूमिका है। नहीं, आज हम इस खराब मौसम में पढ़ने के लिए आए हैं और वो ड्राइवर जो उस मिट्टी से बस में से जो मिट्टी रास्ते में पड़ी हुई थी उस बस को लेकर के आया, उसकी कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है। तो हर छोटे से छोटा व्यक्ति जिसको हम इग्नोर करके चल पड़ते हैं, उसकी हमारी ज़िंदगी में क्या है, बहुत बड़ी भूमिका है। ये जो ट्रैक बिछाया होगा ना जिस मज़दूर ने, और इस ट्रैक से हम कितनी बार क्या करते हैं, अपनी यात्रा को सुगम बनाते हैं। इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, आप जाएंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, क्या उसकी भूमिका हमारी ज़िंदगी में नहीं है?
एक खदान से जब कोयला निकाला जाता है, जब बिजली की खोज नहीं हुई थी और कोयला निकालने का काम जो है कितना मुश्किल हुआ करता था, कितने हादसे हुआ करते थे, उसकी क्या भूमिका हो सकती है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नहीं तो ये कवि उसकी बात कर रहे हैं कि जिनकी सेवाओं का क्या है, अथाह है, लेकिन जो चुपचाप काम करते रहते हैं, है ना, प्रतिकूल परिस्थितियों ने जिनके कर दिए मनोरथ चूर चूर, और विपरीत परिस्थितियों ने क्या किया, जिनके हौसलों को तोड़ दिया है, मैं उनको क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, सर झुकाता हूँ, उनके जज्बे को सलाम करता हूँ। दुनिया केवल विजयी व्यक्तियों का क्या करती है, सम्मान करती है, विजयी व्यक्तियों को के सामने सर झुकाती है, उसकी दाद देती है, उस पर लंबे चौड़े लेख लिखती है। लेकिन एक कवि के लिए जो कामयाब नहीं हुए हैं, लेकिन जिनकी इच्छाएं, जिनकी आकांक्षाएं क्या थी, उस काम से बड़ी थी, मैं उसको क्या करता हूँ, उसका सम्मान करता हूँ, ठीक है, उसको मैं इज्जत की नज़र से देखता हूँ। नहीं क्यों? क्योंकि मनुष्य के इतिहास में ऐसे ही व्यक्तियों की कथा और कहानियों से प्रेरणा लेकर के आने वाली पीढ़ियाँ क्या करती हैं, उस कार्य को पूरा करती हैं। और ये कारवां जो है वो लगातार इसी ढंग से चल रहा है और इसी तरह से चलता जाएगा। और जो जज्बाशील व्यक्ति हैं, जो मेहनती व्यक्ति हैं, जो लगातार विपरीत परिस्थितियों में काम करने वाले व्यक्ति हैं, वो वास्तव में क्या हैं, पुरस्कार के हकदार हैं, केवल जीतने वाले व्यक्ति ही नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये कविता थी, उनको प्रणाम।